स्वागत है फ्रेंड आपका हमारे चैनल स्टडी डॉट में। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा जा चुकी हैं, जिसमें से आपको भारतीय संविधान के उद्देश्य तथा उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तत्कालिक समय में आपको इस बारे में बताया जा रहा है संविधान के बारे में, और आने वाले समय में हम आपको जीके के जितने भी टॉपिक होंगे वो कवर कराएंगे तथा उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे। करेंट अफेयर्स भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे फैकल्टी के द्वारा अन्य सब्जेक्ट। तो जो हमारी फैकल्टी है, उन्होंने यूपीएसआई के पर्सपेक्टिव में मुझे भारतीय संविधान और मूल विधि के बारे में पढ़ाने के लिए कही है, इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो समय को व्यतीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आज का टॉपिक जो है फंडामेंटल राइट्स है। इससे पहले भारतीय संविधान की उद्देशिका, देशी रियासतों का भारत में विलय और जो है आपको यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में बताया जा चुका है। तो ठीक है फ्रेंड, ये सिलेबस में, इसलिए हम इसको लेकर चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो भी थोड़े 2-3 वीडियो में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। हमें बहुत की कुछ चीज़ों को ब्रिटेन से, जर्मन से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से ली हुई हैं। मूल अधिकार जो है मौलिक रूप से अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, भारतीय संविधान को जो है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया है। इसे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं फ्रेंड? मूल अधिकार को। मूल अधिकार को जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा या मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो समानता का अधिकार, इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। पहले 7 होते थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो देखेंगे फ्रेंड, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं क्या है ये सब। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष, 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि जो भी कानून बनेंगे राज्य में, वो सभी लोगों के लिए समान बनेंगे, किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 ये कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। भेदभाव अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भेदभाव का निषेध मतलब उसे नकारता है। किसी भी राज्य को यह अनुमति नहीं देती कि कोई भी राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव करे। जैसे राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और लोगों को उन्हें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है। और इसके बाद क्या बताया गया है फ्रेंड? इसके बाद हम देखेंगे जिस प्रकार से भारत का कि किसी राज्य में कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, उसमें अगर कोई अपराध किया है तो हर जगह पे उसे एक समान ही दंड प्रोवाइड किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 16 ये भी कहता है कि किसी प्रकार की नियुक्ति यानी जो भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी में अपवाद क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, इन सभी लोगों के लिए जो है वो क्या है, आरक्षण की बात कही गई है। और ये आरक्षण जो है तात्कालिक परिस्थिति, जब संविधान बना उस समय 10 साल के लिए ही था, क्योंकि उस समय गरीबी हमारे चरम सीमा पे थी और निचले जाति के लोग बहुत ही गरीब थे। उनको ऊपर उठाने के लिए भीमराव अम्बेडकर द्वारा उन्हें आरक्षण देने की प्रावधान की गई। लेकिन 1991 में ओबीसी को भी 27% आरक्षण, शायद नरसिंह राव ही थे मुख्यमंत्री, उनके कहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वैध ठहराया है। इसमें एक अवधारणा मानी गई है कि 1 लाख से कम रहने वाले जिन व्यक्तियों के वार्षिक आय 1 लाख से कम होगी ओबीसी में, उन्हें ही 27% आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर बाध्य किया गया है।
तो ये बात थोड़ी सी टॉपिक हम बढ़ा देते हैं, आप घबराइएगा मत, थोड़ी सी चीज़ हम बता देते हैं। जब संविधान बना उस समय तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को लिए ही आरक्षण प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन 1979 में ये बात पेश की गई संसद में कि सवर्ण में भी बहुत लोग गरीब हैं जिनके पास खेत तथा अपने जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें भी आरक्षण की बात कही गई, क्योंकि उनके साथ ये अत्याचार थी। तो 10% जो है सवर्णों के लिए ये बात संसद में याचिका पेश की गई कि 10% जो है वो सवर्णों के लिए आरक्षण दी जाए, 27% जो है वो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण दी जाए, क्योंकि भारत में 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो किनकी है, ओबीसी की है, और उसमें 3742 जातियों का बोध हुआ है। तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि उन्हें भी आरक्षण दी जाए, और बहुत से लोग इनमें गरीब हैं, बात कही गई, जिसे 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया गया, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात को स्वीकार कर लिया तथा सवर्णों को 10% देने के लिए आरक्षण अस्वीकृत कर दिया, और ओबीसी को यह बात ठहराया कि हाँ उनमें कुछ लोग ऐसे गरीब हैं जिन्हें ये सुविधा प्रोवाइड की जाए, और उसमें भी 2 भागों में बांट दिया। जो ओबीसी में उच्च पद पर हैं या नेता हैं, चाहे लोक सेवा अधिकारी हैं, कर्नल हैं, या सेना में उच्च पद पे हैं, टीचर हैं, उन लोगों को ये ओबीसी की सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। आज के तत्कालिक समय में 5 लाख से कम रुपए वालों को ही ओबीसी में ये बात मिलती है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा इसमें ज़्यादा समय लग गया। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति को लेकर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, किसी भी कुएं से पानी भर सकता है, किसी भी नल से पानी भर सकता है, वो किसी होटल में रह सकता है, किसी भी होटल से खा सकता है, वह कोई भी मंदिर जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उसे इस सब चीज़ों के लिए बाध्य करता है तो वह अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 का उन्मूलन करता है, वह दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सामान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश में उसे अवार्ड, जिसे उपाधि कहते हैं, दिया जाता है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह अवार्ड पा नहीं सकता। एक बार दिलीप कुमार जी को पाकिस्तान में उनके सर्वोच्च नागरिक अधिकार मिल रहा था, उनके लिए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से अनुमति ली थी कि उन्हें लेना है या नहीं। वो चीज़ वो लेने के लिए उन्हें कह दिया गया कि नहीं, ये तुम्हारे हक की बात है, ये तुम्हारी मेहनत है, तुम वहाँ पे जाकर ले सकते हो। तत्कालिक समय में, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री को जो है वो यूएई में सर्वोच्च नागरिक अधिकार, फिर से बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर से आपका जो है कई देशों ने उन्हें अवार्ड दिया है। तो वे जब भी अवार्ड लेने जाएंगे तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो आगे नहीं बढ़ेंगे। नोट: भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी ये 6 प्रकार के रत्न हैं जो हैं आपके भारत द्वारा भारत रत्न पुरस्कार, वे अनुच्छेद 18 के द्वारा ही दिए जाते हैं। इसके सिवा राज्य किसी प्रकार का अन्य पुरस्कार नहीं दे सकता। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रहता है, वो कुछ भी कार्य कर सकता है। इसके आगे बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जो मैंने पहले बताया, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। 6 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जिसमें देखेंगे अनुच्छेद 19A क्या कहता है। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति खुलकर, फ्री होकर किसी के विरुद्ध बोल सकता है। यदि वो गलत करता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, यह सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है। अनुच्छेद 19 भी क्या कहता है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। जिसे इस प्रकार में कई जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें बहुत ही कष्ट दिया जाता है, जो है पेपर
नहीं कराया जाता है या पेपर लीक हो जाता है, पेपर का नोटिफिकेशन आके पेपर नहीं कराए जाते हैं, पेपर करा के उसे रोक दिया जाता है, तो वे अनशन कर देते हैं। वे शांतिपूर्ण जो है हथियार के बिना एकत्रित होकर सभा कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं। इसका जो है स्वतंत्रता अनुच्छेद बी में 19 बी में दिया गया है। 19 सी क्या कहता है अनुच्छेद फ्रेंड? संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी संघ बना सकता है। जैसे कोई सरकार, यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना संघ बना सकता है, उसे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 19 डी क्या कहता है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति हमारे देश जो भारत है वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। जो पहले था वह जम्मू कश्मीर में भी जा सकता था, लेकिन कुछ चीज़ों को हैं जो आगे बताएंगे हम। देश के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 19 डी के तहत जा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। या कोई ये नहीं कह सकता कि तुम उत्तर इंडियन हो, साउथ इंडियन में नहीं जा सकते, तुम ईस्ट इंडियन हो तो वेस्ट इंडियन में नहीं जा सकते, यानी तुम राजस्थानी हो तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं जा सकते। इस प्रकार की कोई भी रोकथाम नहीं है, जबकि अमेरिका में इस प्रकार का रोकथाम किया गया है। अनुच्छेद 19 ई क्या कहता है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है अब ये हट गया है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर जो अपवाद था वो खत्म हो गया है, क्योंकि धारा 370 जो एक विशेष प्रकार का प्रावधान जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो खत्म हो गया है, और 370 को अक्टूबर 2019 में हटा दिया गया है, जिससे ये पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा हो गया है। और अब भारत में कोई भी व्यक्ति जाकर रह सकता है तथा वहाँ पे ज़मीन लेकर अपनी दुकानें भी खोल सकता है और व्यापार भी कर सकता है। अनुच्छेद 19 जी क्या कहता है? कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, जीविका चला सकता है। प्रेस आज़ादी का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में ही है। प्रेस मतलब संपादक जो होते हैं उनकी आज़ादी का वर्णन जो है 19 ए में किया गया है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे किस प्रकार की स्वतंत्रता है ये देखिए। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी, कई प्रकार की सजा नहीं मिलेंगे। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। यदि कोई व्यक्ति आज अपराध करता है और आज जो कानून है और उसकी केसेस चल रही हैं और बाद में वो हार जाता है 10 साल बाद, तो उसका जो अपराध है वो आज के तहत ही जो कानून है उसको सज़ा मिलेगी, न कि 10 साल बाद जो कानून है उसके रूप में सज़ा मिलेगी। इस बात को बता रहा है। तीसरा क्या कह रहा है फ्रेंड? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दे सकता, उसे दूसरे व्यक्ति को गवाही देने के लिए लाना पड़ेगा। अपनी सफाई, अपने बारे में वो जो है स्वतंत्रता नहीं साबित कर सकता कि मैं इस काम के लिए दोषी नहीं हूँ, उसे दूसरे व्यक्ति को गवाह के रूप में लाना पड़ेगा या कोई सबूत। अनुच्छेद 21 क्या करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस समय जो है पर्यावरण एक विशेष मुद्दा बन गया है। कोई भी क्वेश्चन आना है, पर्यावरण से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया अक्टूबर 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण संबंधी मामले के लिए उत्तरदायी है। ये जो है राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए बात कही गई है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 21 को क्या कहता है? राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को, अनुच्छेद 21 क में राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 फ्रेंड, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भी अनुच्छेद 45 में इसकी बात कही गई थी कि भारत में जो भी राज्य हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यह नीति निर्देशक सिद्धांत था, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कानूनी रूप से पारित नहीं होते हैं, वो एक तरह से राज्य को सलाह दिए जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य को संविधान के द्वारा एक सलाह दिया जाता है कि राज्य को इस पर्सपेक्टिव में ही कार्य करने चाहिए। वो
वह राज्य सरकार उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है। उसका दिल करेगा तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए इस पे जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसे मौलिक अधिकार के अंदर रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत के जो संविधान है वह मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पर ही बना है। उसकी नींव जो है वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ही हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है वो कब दी गई, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है फ्रेंड? अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यदि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से, यदि किसी व्यक्ति पर कानून को ये शक है कि उसने किसी प्रकार का सामाजिक पर्सपेक्टिव से गलत कार्य किया है, तो उसे हिरासत में लिए जाने के बाद 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कैसे? हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा, दंडाधिकारी यानी न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसे अपने पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार होगा। ये 3 कार्य जो हैं किसी भी अपराधी को पकड़ने के बाद दी जाती है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरा क्या है? उसे अपराध का कारण बताया जाएगा, उसे अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा। निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। यानी कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि सामाजिक अभिरुचियों से जो गलत कार्य व्यक्ति करेगा उसके अपराध को रोकने के लिए अनुच्छेद 22 बनाया गया है। यह निवारक निरोधक राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से है सकता है, जबकि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी भी विधि में अधिक गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, आज का टॉपिक जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे के टॉपिक जो है हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।